क्लास के अंदर हम करेंगे मई जून 2018 पेपर 1-2 ऑफ फिजिक्स ओ लेवल्स. So without any further delay, let's begin. Bismillah. Which is a vector quantity? Alright, so ये क्वेश्चन जो होता है ये आपकी नॉलेज बेस्ड है, ठीक है, कम्प्लीटली. आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स, व्हाट इज़ वेक्टर. द फर्स्ट थिंग इज़ कि वेक्टर होता क्या है. तो वेक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं. मास इज़ नॉट वेक्टर, इट्स स्केलर. बिकॉज मास में आप सिर्फ ये कहते हैं कि भाई मैं 60 kg हूँ, राइट. यू डोंट से कि आई एम 60 kg टू द राइट और टू द लेफ्ट. टेम्परेचर भी आपका स्केलर होता है. आप कहते हैं कि भाई टेम्परेचर इज़ 120 डिग्री सेल्सियस. आप ये नहीं कहते इट्स 120 डिग्री सेल्सियस टू द राइट और टू द लेफ्ट. अलबत्ता जब वेट की बात होती है, जब हम कहते हैं इट इज़ 15 न्यूटन, तो वहाँ पर डिफ़ाइन करना, क्योंकि वेट एक फोर्स और फोर्स वेक्टर होती है, यू हैव टू डिफ़ाइन कि वेट किस डायरेक्शन में, ठीक है. सो वेट इज़ अ वेक्टर. एवरेज स्पीड इज़ ऑल्सो स्केलर. स्पीड का वेक्टर जो होता है वो आपकी वेलोसिटी होती है, और इसलिए इसका आंसर जो है वो सी बनता है. आगे चलते हैं. कहते हैं फोर्सेस ऑफ 4 न्यूटन एंड 2 न्यूटन एक्ट एट अ पॉइंट which scale diagram shows the forces that have a resultant of 4 न्यूटन. तो सबसे आसान ये है हमारे पास ऑप्शन डी. इसमें 2 न्यूटन इधर लग रहा है और 4 न्यूटन इधर लग रहा है. रिजल्टेंट विल बी 2 न्यूटन टूवर्ड्स दिस साइड. इसको सॉल्व करने का तरीका असल में ये होता है कि हम इस साइड को ले लेते हैं पॉजिटिव और इस साइड को ले लेते हैं नेगेटिव. सो दिस विल बी +4 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन, बिकॉज ये नेगेटिव डायरेक्शन में, एंड दैट गिव्स यू +2 एज योर आंसर. सो खैर आंसर इसका 2 न्यूटन आ रहा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता. लुकिंग एट सी, इसको भी सॉल्व करना आसान है, बिकॉज हम इसको टिप टू टेल मेथड से, आई कैन इमेजिन 4 न्यूटन ओवर हियर एज वेल. इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो हम इसका रिजल्टेंट जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं. तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अगर आप करें तो दैट इज़ 20, और 20 का अंडर रूट लें तो दैट इज़ नॉट एक्चुअली इक्वल टू 4 एट ऑल. तो इसका आंसर जो है वो सी भी नहीं हो सकता. आप चाहे इसको कैलकुलेटर में पुट करके देख लें. इट विल बी 4 और 5 के दरमियान में, बिकॉज अंडर रूट ऑफ 16 इसका बहुत आसान तरीका है. अंडर रूट ऑफ 16 इज़ 4 एंड अंडर रूट ऑफ 25 इज़ 5. तो इसके दरमियान में कोई भी नंबर जब आप अंडर रूट में डालेंगे तो वो 4 और 5 के दरमियान में आपको कोई वैल्यू देगा. अच्छा, अब हम बी पर आ जाते हैं. तो बी के अंदर अगर आप नोट करें और ए में अगर नोट करें तो जो हमें एंगल तो नहीं बताया हुआ, बट द डिफरेंस दैट वी कैन ऑब्जर्व इज़ कि ये वाला एंगल जो है दैट इज़ ग्रेटर देन 90, सो इट इज़ ऑब्ट्यूज, एंड दिस एंगल इज़ लेस देन 90, सो इट इज़ एक्यूट. सो अब इसके अंदर क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का. वेल आपने सिंपली ए केस में इमेजिन करना है, ठीक है. ए केस में इमेजिन करना है कि मेरा जो एंगल है अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस हो या फिर अगर वो 90 डिग्री सेल्सियस हो तो मेरे पास क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं. तो एट 0 डिग्री सेल्सियस यू कैन इमेजिन समथिंग लाइक कि 4 न्यूटन भी इस डायरेक्शन में और 2 न्यूटन भी इस डायरेक्शन में. सो अगर इनके दरमियान में एंगल 0 हो जाए तो आपका आंसर आ जाएगा एज 6 न्यूटन. और अगर 90 हो जाए, जो हमने बिल्कुल इस सी के केस में देखा था, तो इट वॉज √20 विच विल बी समथिंग लाइक 4.4, आई एम अज्यूमिंग. तो ऐसे केस के अंदर जो है आपके पास 6 न्यूटन और 4.4 न्यूटन आ रहा है, ठीक है. अब इसका मतलब है कि 0 से 90 के दरमियान में जब आप अपना एंगल वेरी करेंगे तो आपकी जो कह लेंगे जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू वेरी करेगी 6 और 4.4 न्यूटन के दरमियान में कहीं ना कहीं. अब इसके अंदर 4 नहीं फॉल करता, ठीक है. इसके अंदर 4.4 से 6 तक वैल्यूज़ हैं, 4 नहीं है. तो मतलब इसका आंसर ए भी नहीं हो सकता, इसका आंसर बी होगा. और अगर आप इसको जो है वो फर्दर असेस करना चाहें तो इट्स वेरी इजी. दैट इज़ के ऑब्ट्यूज़ एंगल है, यानी कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्रीज़ या 180 डिग्रीज़ के दरमियान में हो सकता है. 90 डिग्रीज़ पे हम निकाल चुके हैं कि वैल्यू हमारी जो है वो 4.4 के करीब आती है, ठीक है. और 180 डिग्रीज़ का आंसर हम यहाँ निकाल चुके हैं कि अगर ये 180 डिग्रीज़ अपार्ट हों तो क्या हमारे पास आंसर आता है. इट कम्स आउट टू बी +2. सो इसका मतलब है अब ये रेंज हमारे पास 4.4 से 2 के दरमियान में, जिसके अंदर डेफिनेटली 4 फॉल करता है, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा. सो दिस इज़ हाउ यू टैकल सच क्वेश्चंस. मूविंग ऑन. कहते हैं व्हाट इज़ द नेम एंड वैल्यू ऑफ द यूनिट ऑफ पावर रिटन एज मिली वाट्स. सो मैंने खैर बोल ही दिया कि इसका मीनिंग यानी स्टैंड करता है मिली के लिए. इसकी प्रीफिक्स जो है वो मिली है.
तो ये आपका मेगा नहीं होता, मेगा के लिए कैपिटल एम यूज़ होता है, ठीक है। दिस इज़ मिली वॉट्स, एंड आई होप कि आपको पता हो कि मिली इज़ 10⁻³ ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्रीफिक्सेस है, अगर आपको अच्छे तरीके से आती हैं तो दिस इज़ नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा जी, कहते हैं माइक्रोमीटर्स, मीटर रूल्स, टेप्स एंड कैलिपर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ्स which row identifies the most suitable device for accurately measuring the stated length। अच्छा जी, सो 0.15 मिलीमीटर्स मेजर करना है तो माइक्रोमीटर। अच्छा, जिस तरीके से आई टैकल दीज क्वेश्चंस इज़ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई कन्वर्ट एवरी लेंथ इनटू मीटर्स, ठीक है जी। तो अगर हम इस पर आ जाएं तो इसको अगर मैं मिलीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आई होप आपको पता होगा कि 1 मिलीमीटर से अगर आप मीटर्स की तरफ जाते हैं तो यू हैव टू डिवाइड बाय 1000, ठीक है। सो ये आपके पास 0.0015 हो जाएगा। I'm assuming 1 and 2 and 3, 1 2 3। अच्छा नहीं, देयर विल बी अनदर ज़ीरो एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, और ये जो है आपके पास हो जाएगा फिर 1 2 3, तो दिस विल बी 0.00050 millimeters। So one option that I can eliminate right away is basically B, क्योंकि जो मीटर रूल होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो वो मेजर कर सकता है दैट इज़ 0.1 मीटर्स, ठीक है, जो मीटर रूल होता है। सो इस वजह से ये तो आपका बी आंसर नहीं हो सकता, सही हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी सी एंड डी। तो आई होप कि आपको पता हो कि जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर होता है वो 2 मीटर से 10 मीटर्स के दरमियान में कोई भी वैल्यू, सॉरी 2 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के दरमियान में कोई भी वैल्यू अगर आपने मेजर करनी हो तो कैलिपर आप यूज़ कर सकते हैं। और ये आपका 0.50 मीटर्स है, यानी कि दिस इज़ ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद अगर हम टेप की बात करें तो टेप आपकी मीटर्स में मेजर करती है, ठीक है। स्मॉलेस्ट ये 0.1 मीटर्स मेजर करती है। सो 0.15 मीटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी हो जाती है। ये या 0.1 करेगी, या 0.2 करेगी, या 0.3 करेगी। 0.15 जो है इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि ये 0.1 का मार्क है, ये 0.2 का मार्क है। तो आपके दरमियान में अगर कोई चीज़ फॉल हो रही है तो आप गेस तो ज़रूर कर सकते हैं 0.15, बट दैट वोंट बी वेरी एक्यूरेट बिकॉज वहाँ पे कोई डिवीजन ही नहीं है, तो इसका आंसर सी भी नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन रह जाती है ए एंड डी, ठीक है जी। अब इसके दरमियान में हम कौन सी चूज़ करेंगे? सो पहली बात तो ये है कि आई होप आपको पता हो कि आपके जो माइक्रोमीटर होता है वो आपका 0.001 मिलीमीटर्स तक मेजर कर सकता है, यानी कि 0. सो माइक्रोमीटर, आई होप आपको पता हो कि इट कैन मेजर अप टू 0.01 मिलीमीटर्स। इसको 0.001 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, और मीटर्स में जाना चाहें तो यू कैन गो बैक एज वेल। बट अगर आप नोट करें तो यहाँ पे वैल्यू गिवन इज़ 0.15 मिलीमीटर्स। इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल इस पे फॉल करती है, यानी कि आपका माइक्रोमीटर स्क्रू गेज 0.01 दे सकता है, 0.02 दे सकता है, 0.03 दे सकता है। सो यू कैन क्लियरली सी कि इसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ फॉल करती हैं। 0.15 इज़ राइट इनटू द प्रिसिजन ऑफ अ माइक्रोमीटर। टॉकिंग अबाउट द कैलिपर्स, तो आपके जो कैलिपर्स होते हैं वो भी 5 सेंटीमीटर जो है वो मेजर तो वो कर सकता है, और ये जो प्रिसिजन है अलबत्ता ये प्रिसिजन हमें ये बता रही है, अगर आपको कैलिपर्स का पता हो तो इट कैन मेजर अप टू 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। ऑल्सो आई थिंक कि मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई है, मीटर से सेंटीमीटर में जाते हुए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, सो माय बैड, दिस इज़ 50 सेंटीमीटर, एंड कैलिपर्स के नॉट मेजर 50 सेंटीमीटर, वो 2 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के दरमियान में मेजर कर सकते हैं। सो इसलिए इसका आंसर फिर ए बन जाता है। Okay, so now they say the planets in the solar system orbit the sun. Which statement is correct? अच्छा जी, तो इधर उन्होंने ऑप्शंस दी हुई, देयर इज अ फोर्स ऑन ईच प्लैनेट अवे फ्रॉम द सन। अच्छा, सो दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑन सर्कुलर मोशन। आपके पास सन है और आपके पास प्लैनेट्स हैं जो उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं। ऑल्दो ऑर्बिट्स आर नॉट परफेक्टली सर्कुलर, ठीक है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि वो सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन के अंदर आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है, दैट ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, जो यहाँ पर बेसिकली आपका सन है, because sun is located right in the middle of the circular motion. So
जब वो कहते हैं वो स्टेटमेंट इज करेक्ट, दे से देयर इज अ फोर्स ऑन ईच प्लैनेट अवे फ्रॉम द सन, तो ये बिल्कुल गलत बात है, इट विल बी टुवर्ड्स द सन। देयर इज अ फोर्स ऑन ईच प्लैनेट इन द डायरेक्शन इन विच इट ट्रैवल्स, यानी कि ये तो बिल्कुल भी नहीं, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है आपकी इंस्टेंटेनियस, नॉट द फोर्स। देयर इज अ फोर्स ऑन ईच प्लैनेट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच ट्रैवल्स, यानी ये तो बिल्कुल गलत बात है। एंड देन दे से देयर इज अ फोर्स ऑन ईच प्लैनेट टुवर्ड्स द सन, सो डेफिनेटली दैट इज द राइट आंसर। अब कहते हैं जी, विच फोर्सेज एक्ट ऑन अ स्काई डाइवर हु इज़ फॉलिंग एट टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी तब अचीव होती है जब आपका जो वेट होता है दैट हैज़ बिन इट हैज़ बेसिकली बिन बैलेंस्ड बाय द एयर रेजिस्टेंस यू कैन से, ठीक है। तो फोर्सेस जो नेट फोर्स होती है आपके ऊपर वो ज़ीरो हो जाती है। सो क्या फोर्सेस एक्ट करती हैं, फोर्सेस तो एक्ट कर ही रही होती हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट टू रियलाइज, इट इज़ जस्ट कि दे आर कैंसलिंग ईच अदर आउट। सो इट विल बी द आंसर वुड बी ए रेजिस्टेंस एंड वेट। द थिंग टू रियलाइज इज टर्मिनल वेलोसिटी मीन्स के वेट और एयर रेजिस्टेंस काम तो कर रही हैं लेकिन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, दैट इज़ नॉट मीन कि दे आर नॉट एक्टिंग ऑन द स्काई डाइवर, ठीक है। सम पीपल वुड फॉर सम रीज़न थिंक के क्योंकि नेट फोर्स ज़ीरो है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती फोर्सेस, या फोर्सेस भी ज़ीरो होंगी, तो नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। Okay, question number 7. A uniform rod of weight 5 Newton is held initially at rest. The diagram shows the forces acting on the rod when it is released. What happens to the rod when it is released? अब इसमें काफ़ी dimensions में you can see के लग रही हैं forces। हम इसको टॉर्क के हिसाब से भी देखेंगे कि what is the resultant torque, और हम इसको रिजल्टेंट फोर्स के हिसाब से भी देखेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स को देखना ज़्यादा आसान है। अगर हम देखें तो I will take the upward direction as positive and the downward direction as negative. तो ऊपर वाली डायरेक्शन में हमारे पास पॉजिटिव 10 न्यूटन लग रहा है और नीचे वाली डायरेक्शन में हमारे पास -5, -3 और -2, यानी कि -10 न्यूटन इधर को भी लग रहा है, ठीक है। सो यू कैन सी कि अपवर्ड पॉजिटिव रहने है, नीचे -10 है, तो अगर मैं इसकी नेट फोर्स निकालूँ तो दिस विल सिंपली कैंसिल ईच अदर आउट एंड द आंसर वुड बी ज़ीरो, यानी कि इसकी जो वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस में ये चीज़ हमारी मूव नहीं करेगी बिकॉज द रिजल्टेंट फोर्स इज ज़ीरो, सही है। सो व्हेन इट सेज इट मूव्स अपवर्ड्स तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। और एक्स एक्सिस में यानी इस डायरेक्शन में तो हमें कोई फोर्स लगती नहीं नज़र आ रही, तो इसका मतलब है कि जो एक्स एक्सिस है उसके अंदर भी आपकी जो नेट फोर्स होगी दैट विल आल्सो बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। सो एक्स एक्सिस में भी फोर्स ज़ीरो है तो इट कैन नॉट मूव टूवर्ड्स द राइट। सो अब ए और डी के दरमियान में हम देखने हैं, लेट्स लुक एट द रिजल्टेंट टॉर्क। तो हम इसको अगर अपना पिवट ले लेते हैं, ठीक है, ये यूनिफॉर्म रॉड है तो आप कोई भी मेजर यानी कोई भी अपने लिए मेजरमेंट ले सकते हैं। लेट्स ट्रीट दिस एज 1 मीटर, तो आई विल से कि दिस इज़ 0.5 मीटर्स एंड दिस इज़ ऑल्सो 0.5 मीटर्स। सो अगर मैं इसकी रिजल्टेंट टॉर्क निकालूं तो ये जो हमारे पास बेसिकली जो हमारी एंटी क्लॉकवाइज मोशन आ रहा है, दिस विल बी 2 × 0.5, सो द आंसर टर्न्स आउट टू बी 1 एंड दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज 3 × 0.5। आप कुछ भी डिस्टेंस ले सकते हैं एज लॉन्ग एज इट इज़ इक्वल, एंड आई नो दिस बिकॉज दिस इज यूनिफॉर्म रॉड, तो इसके बिल्कुल मिडिल में ये आपकी फोर्सेस लग रही होंगी। सो दिस विल बी आई थिंक 1.5। तो इसका डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि जो क्लॉकवाइज मोमेंट है दैट इज़ विनिंग ओवर द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सो दिस बेसिकली मीन्स के ये 0 पॉइंट जो नेट अगर हम इसमें मोमेंट निकालें तो 0.5 की आती है टू इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इट मीन्स कि इट विल रोटेट इन दिस वे, ठीक है। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। Question number 8. A block of metal is placed on an electronic balance to record its mass. What is the unit of the reading on the electronic balance and what is the unit of weight? Okay. So अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को यूज़ कर रहे हैं टू रिकॉर्ड द मास, तो आपका जो यूनिट होगा वो ऑब्वियसली न्यूटन नहीं होगा बिकॉज हम मास की बात कर रहे हैं, तो इट विल बी इन ग्राम्स। And talking about the unit of weight, basically they're again saying कि what is the unit of the reading on the electronic balance and what is the unit of weight. तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्योंकि मास को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ग्राम्स में होगा और वेट का जो यूनिट होता है वो न्यूटन में होता है, तो इसका आंसर इसलिए क्या हो जाएगा, इट विल बी बी। Okay, question number 9. A body of mass 10 kg falling freely in the gravitational field close to moon surface has an acceleration of this much. What is the gravitational field strength on the moon? So याद रखिएगा कि जो आपकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है या जिसको हम एक्सेलरेशन फ्री फॉल कहते हैं,
that in gravitational field strength are basically equal to one another. So अगर acceleration उसकी 1.6 है, falling freely का मतलब होता है कि under the you know basically falling freely means acceleration of free fall हो रही है, तो that's 1.6. So the gravitational field strength will also be 1.6 because they're basically equal. Talking about question number 10, two objects X and Y are suspended from a uniform rod pivoted at its center. The rod is in equilibrium. Which statement about X and Y is correct? तो यहाँ पर हम ज़रा यूज़ करते हैं basically elimination का method. So if we want this to be at equilibrium, this means the clockwise moment and the anti-clockwise moment should be equal to one another ताकि net moment कुछ ना हो. अब ये हम देख सकते हैं कि हमारी clockwise है और ये हमारी anti-clockwise है. तो clockwise में अगर हम देखें तो हमारे पास y इंटू 25 है और एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास 10 इंटू एक्स है. अब इनके कुछ मैसेज हैं जो उन्हें हमें नहीं दिए हुए, सो हमने ए बी सी डी में जो ऑप्शन हमें गिवन है उसको देखना है. सो पहली ऑप्शन जो आई कैन एलिमिनेट स्ट्रेट फॉरवर्ड इज़ डी कि द मास ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू द मास ऑफ वाई, क्योंकि ये नहीं हो सकता, नहीं तो इसका आंसर बेसिकली 25y इंटू 10x बन रहा है. और अगर हम अज्यूम करें कि x एंड y आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि जिस तरह हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल दैट x इज़ 5, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, सो y इज़ 5 एज वेल. सो अगर आप ये करके इसको प्लग कर भी दें अंदर, तो यू विल गेट 125 इंटू 15. यू कैन क्लियरली से दे आर नॉट इक्वल टू वन अनदर. सो इसलिए इसका आंसर डी नहीं हो सकता. सो लेट्स लुक एट अदर ऑप्शन. सो ऑप्शन ए में वो कहते हैं, अच्छा वैसे अगर हम गेस करना चाहें तो आई होप कि आप ये बता सकते हैं कि क्योंकि इस वाले क्लॉकवाइज मोमेंट में डिस्टेंस ज़्यादा है और इसमें डिस्टेंस कम है एंटी क्लॉकवाइज में, तो इफ़ वी हैव टू मेक श्योर कि दीज आर इक्वल टू वन अनदर, तो इसका मास शुड बी लेस एंड इसका मास शुड बी ज़्यादा. आई होप कि आप ये गेस कर सकते हैं बिकॉज मैथमेटिकली वाई हैज़ टू बी स्मॉलर देन एक्स in order for these to get equal to one another. Because अगर मोमेंट लेट्स से 100 न्यूटन की कॉज हो रही है ऑन ईच साइड ताकि नेट मोमेंट ज़ीरो हो, तो ऑब्वियसली बात है कि 100 न्यूटन में आपके पास एक डिस्टेंस 25 है और एक डिस्टेंस 10 है, तो इस केस में आपका x बड़ा होगा और y छोटा होना चाहिए. आई होप व्हाट आई एम सेइंग इज मेकिंग सेंस. इफ द डिस्टेंस इज ग्रेट, द फोर्स और द वेट शुड बी स्मॉलर. Yeah, basically the mass, it should be smaller. So y needs to be smaller, इसलिए I can eliminate a as well because उसमें वो कह रहे हैं mass of x is 0.4 times the mass of y, यानी कि x का mass y से कम है. ऑप्शन रह जाती है b and c. Let's try out b. So we have 25 into 2.5 and we have 10 into 2.5. So this will give us 25 and this right here would give us almost well, I'm doing a bit of mental math, so this will be I think 62, and you can clearly see that this is not, oh my bad, ऐसे नहीं करना. उन्होंने कहा है कि the mass of x is 2.5 times the mass of y, यानी कि y जो है that is 2.5 times x, right? So let's plug that in, y, or we can simply write this down as x, actually y. I don't know, I don't want to confuse you all, but जब वो कहते हैं the mass of x is 2.5 times the mass of y, I'll just give an example. Let's say y अगर आपका 1 है, ठीक है, तो x is basically 2.5 times that, so it is 2.5. So I'll just plug these numbers as it is. अगर आप चाहें तो आप मतलब मैं I'll also plug in the variables if that's what you want, but for now I think it's easier to plug in numbers. आप कोई भी number ले सकते हैं as long as x is 2.5 times the mass of y, the answer will turn out to be just fine. So y is 1 and x is 2.5. So this gives me 25 and this gives me 25. And you can see the right and left are equal. So answer is B. अगर as I said कि आप कोई भी number ले सकते हैं. अगर आपको नहीं समझ आ रही 1 और 2.5 की, आप y को let's say 3 ले लें. तो 3 का 2.5 जो होता है that is let me think 6 and then 7.5. So you can even plug that in. You get 3 and 7.5 here. This is 75. This is 75. So you can see this is actually independent of what values you take for x and y. The answer will still turn out to be just fine as long as you are maintaining x is 2.5 times greater than the mass of y. Okay, कहते हैं जी, a force of 1600 Newton accelerates a car of mass 800 kg from rest. What is the acceleration and its velocity after 4 seconds? So हमारे पास mass है और हमारे पास force है, तो acceleration तो हम निकाल सकते हैं using Newton's second law. So acceleration will be f divided by m,
the force is 1600 Newton, and the mass is 800. So this turns out to be 2. So I can eliminate A and B. The answer for acceleration is 2. Acceleration is change in velocity divided by time. ठीक है जी, हमें acceleration पता है, acceleration is 2, the time is 4 seconds. और change in velocity किस तरह पता चलेगी? Well, you can simply take y minus u, जिसके अंदर u is the initial velocity, and they've told you that it starts from rest. So it means initial velocity उसकी 0 है. So acceleration 2, and then you can say v minus 0, and you can divide it by 4. This is 8 is equal to v, and so the answer is D. Okay, question number 12. The graph shows extension load curves for 4 fibers. Which fiber is the most difficult to stretch over the range of loads shown? अच्छा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट कौन होगा स्ट्रेच करने के लिए, जिसके लिए लोड ज़्यादा लगाना पड़े, ठीक है, और एक्सटेंशन फिर उतनी जाकर हो रही हो. यानी कि इफ़ आई हैव समथिंग, आई हैव 4 मटेरियल्स A B C D, और सब में मैंने एक्सटेंशन कॉज करनी है लेट्स से ऑफ 2 सेंटीमीटर, एंड लेट्स से 2 सेंटीमीटर कम्स राइट ओवर हियर. तो सबसे ज़्यादा किसको डिफ़िकल्ट होगा स्ट्रेच करना, जिसके लिए लोड सबसे ज़्यादा लगाया जा रहा हो. सो इफ़ आई हैव दिस, आई कैन सिंपली टेल कि सी को स्ट्रेच करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें लोड सबसे ज़्यादा लगाना पड़ेगा टू गेट द सेम एक्सटेंशन. सो लुकिंग एट दिस ग्राफ, लेट्स से दिस इज़ दैट 2 सेंटीमीटर, एंड आई जस्ट चेक कि किसका लोड किधर आ रहा है. और अगर आप ये करें तो यू कैन क्लियरली सी कि आपका जो डी है, ठीक है, ऑल्दो डी तो इसमें मीट ही नहीं कर रहा, अगर मैं इसको फर्दर आगे ले जाऊँ तो फिर कहीं इधर जाके मीट करेगा. यू कैन क्लियरली सी के फॉर द सेम एक्सटेंशन ज़्यादा लोड डी पे लगाना पड़ा है, तो यानी डी को स्ट्रेच करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है. ओके, क्वेश्चन नंबर 13. 4 ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मास रेस्ट ऑन अ टेबल. द सेंटर ऑफ मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज लेबल्ड जी. विच ऑब्जेक्ट इज़ द लीस्ट स्टेबल? तो जो आपका दो चीज़ें होती हैं स्टेबिलिटी की तरफ जो काम कर रही होती हैं, alright, the first thing is where is the center of mass. The lower the center of mass is, the more stable something is. And the second thing is कि उसकी जो base area है वो कितना wide है, जितना ज़्यादा उसका base area wide होता है उतना stable होता है. So if you're talking about something which is least stable, we are looking let's say for the smallest base area, जो कि हम देख सकते हैं कि C और A का तो बिल्कुल भी नहीं है, B and D के केस में हम देख सकते हैं. B का we can clearly see is the least. And अगर आपने स्टेबिलिटी कम करनी है तो सेंटर ऑफ मास शुड बी, इट शुड बी हायर. तो डी का इधर है और इधर बी का इधर है, सो डेफिनेटली बी का ज़्यादा ऊपर है, उसका बेस एरिया भी जो है वो छोटा है, सो डेफिनेटली दिस विल बी लीस्ट स्टेबल. क्वेश्चन नंबर 14. विच पावर स्टेशन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन ऑपरेटिंग? अच्छा जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है बिकॉज ऑफ कंबशन. सो जिधर जिधर आप बर्न कर रहे होंगे फ्यूल को, वहाँ वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी. सो दैट विल बी अ गैस फायर्ड पावर स्टेशन. ठीक है जी, बिकॉज वहाँ पर आप अपने फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे होते हैं, उससे कंबशन होती है, कंबशन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इफ़ नॉट ऑलवेज देन मोस्ट ऑफ द टाइम एटलीस्ट. न्यूक्लियर में तो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ हो रही होती है, उसके अंदर कंबशन का ताल्लुक नहीं है. एंड देन यू हैव विंड पावर स्टेशन, उसमें डायरेक्टली विंड टर्बाइंस को घुमाती है आपकी विंड. एंड जियोथर्मल में जो हमारी हीट स्टोर्ड है अंडरग्राउंड, वी आर बेसिकली यूटिलाइजिंग दैट टू टर्न द टर्बाइंस. सो द आंसर इज़ ए. Question number 15. Work is done when a force of 400 Newton pulls a crate of weight 1500 Newton at a constant speed along a ramp as shown. Part of the work done increases the gravitational potential energy of the crate, and the rest is work done W against friction. They are saying what are the values of E and W. सो देखें जी, आप इस डब्बे को पुल कर रहे हैं, ठीक है, इसका वेट इज़ 500 न्यूटन, एंड यू आर बेसिकली पुलिंग इट विद अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन, एंड यू पुल इट तकरीबन 5 मीटर्स हाई. और जब तक आप इसको इस पोजीशन पे नहीं ले आते जहाँ पर उसका जहाँ पर उसका बेसिकली जो हाइट है अबव द ग्राउंड दैट इज़ 3 मीटर्स. ठीक है जी. सो दे आर सेइंग व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ई एंड डब्ल्यू. ई इज़ बेसिकली द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. यू कैन basically find this out by simply doing mgh. ठीक है जी, mgh किस तरह होगा, आपको mg क्या होता है, दैट इज़ बेसिकली वेट. यू ऑलरेडी नो द वेट, इट इज़ 500 न्यूटन. यू प्लग दैट इन हियर. हाइट जो है वो आपको 3 मीटर्स गिवन है, सो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 1500 जूल्स. सो आई कैन एलिमिनेट डी एंड सी. अब पीछे रह जाता है कि भाई व्हाट इज़ डब्ल्यू. डब्ल्यू इज़ द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. उन्हें कहा है कि ये जो आप वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन आप क्या कर रहे हैं, वर्क डन आप कर रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं 400 न्यूटन की,
और आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स 5 मीटर्स. सो दिस टर्न्स आउट टू बी 2000 जूल्स. आप इतना वर्क डन कर रहे हैं जिसमें से वो कहते हैं कि पार्ट ऑफ द वर्क डन इज़ बीइंग यूज्ड टू इंक्रीज द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, और बाकी का जो है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर रहा है. तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये 2000 जूल्स जो है वो ई बन रहा है और ये डब्ल्यू बन रहा है. ई का हमें पता है कि दिस इज़ 1500. सो आई कैन सिंपली से 2000 को अगर मैं 1500 इसमें से निकाल दूँ, सो आई एम लेफ्ट विथ 500 जूल्स. यानी कि ये जो 500 जूल्स रिमेनिंग है ये काम कर रहा है अगेंस्ट फ्रिक्शन. सो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 16. Five blocks have the same mass but different base areas. They all rest on a horizontal table. A graph is plotted to show the relationship between the pressure exerted on the table and the base area of the block. Which graph shows this relationship? अच्छा जी. सो जहाँ तक हम बात करते हैं प्रेशर की, तो हमें पता है प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया. और इस केस में बेसिकली जो फोर्स लग रही है दिस इज़ द वेट. ठीक है, और वेट सबका सेम होगा बिकॉज वेट इज़ इक्वल टू एम जी. जब सबका मास सेम है और जी तो वैसे ही सेम होगा, तो फिर जो फोर्स है वो हमारी क्या होगी, सेम होगी. तो मेन रिलेशनशिप हम क्या स्टडी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. और जो आपका इन्वर्स रिलेशन का ग्राफ होता है वो हमेशा ऐसे बनता है. तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी डी. Okay, question number 17. The diagram shows a simple mercury barometer, which height is a measure of the atmospheric pressure. So barometer is just an instrument we use to measure the atmospheric pressure. और again ये question आपकी knowledge पे based है कि क्या आपको पता है कि हम कौन सी height लेते हैं. Well, I hope कि आपको पता हो. Well, this is a vacuum. ठीक है, इसकी height we are not concerned with, so the answer B is wrong. We don't even take the entire length. ठीक है जी, and we don't take this length either. The length we are interested in is जहाँ से आपके कॉलम की जो टॉप है यानी जो वैक्यूम है उस एंड पे जहाँ से उसकी वॉल्यूम स्टार्ट होती है और जहाँ पर आपके इस ट्रे के अंदर ये वॉल्यूम लेवल आउट होती है. सो हम इस डिस्टेंस को बेसिकली हमेशा स्टडी कर रहे होते हैं. तो उसका आंसर सी है. कहते हैं जी, a sealed packet containing air and a snack is purchased at an airport. The sealed packet is taken on board on aircraft. During the flight, the packet becomes larger. What causes the packet to become larger? Okay जी. So वॉल्यूम बढ़ रही है. वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये हो सकता है, अगर आप बॉयल्स लॉ को याद करें जो कहता है कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दिस मीन्स कि वॉल्यूम बढ़ रही है तो मतलब फिर प्रेशर कम हो रहा है. एंड दिस मेक सेंस बिकॉज जब आप एल्टीट्यूड बढ़ाते हैं अपना फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ तो एयर प्रेशर ड्रॉप कर जाता है. ठीक है, और यहाँ पे बॉयल्स लॉ यही बात कर रहे हैं कि जब प्रेशर आपका गिरेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी. सो इफ़ द पैकेट इज गेटिंग लार्जर इट मीन्स द प्रेशर इन द एटमोसफियर इज गेटिंग स्मॉलर. ठीक है जी, यानी कि इट्स मोर लाइक आई वुडंट रियली से कि द प्रेशर आउटसाइड. इट बेसिकली मीन्स कि जो प्रेशर उसके अंदर है यानी जो पैकेट है अगर इसकी वॉल्यूम बढ़ रही है तो इसके अंदर प्रेशर कम हो रहा है. ठीक है, दैट्स व्हाट बॉयल्स लॉ स्टेट्स. सो कहते हैं जी, व्हाट कॉजेज द पैकेट to become larger? The density of the air inside becomes नहीं, mass नहीं, volume नहीं. I'll just directly go to the answer. It is C. ठीक है, the pressure of the air outside the packet decreases because when you increase the altitude the air pressure drops. I hope you know that. अच्छा जी, आगे चलते हैं. A sealed container of gas is heated and the pressure inside increases. What happens to the molecules of the gas to cause this increase in pressure? देखिए प्रेशर जो होती है जब आप हीट करते हैं, ठीक है, तो आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे बेसिकली गेन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, वो ज़्यादा विगरसली आपको लाइट करना शुरू करते हैं एक दूसरे के साथ एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. एंड सो they basically collide more frequently with the walls and also more vigorously. So force over area जो होती है वो बढ़ जाती है. So this is why the pressure increases. They say that kinetic energy decreases. Wrong. अगर आप heat करेंगे तो kinetic energy बढ़ेगी. They become heavier. No, their mass remains the same. They expand. Not at all. Molecules बिल्कुल भी expand नहीं करते. They're going to remain as they are. But yes, they will hit the container more frequently because of that extra energy they have. Question number 20. Equal masses of copper and water are heated to the same temperature. As they cool down, the copper and the water lose thermal energy at the same rate. The temperature of the copper falls faster. So we can see कि ये specific heat capacity से ताल्लुक है. So specific heat capacity क्या होती है? Specific heat capacity is Q over m delta theta. ठीक है, इक्वल masses हैं यानी mass का यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है. ठीक है जी, और ने कहा है कि दे आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर ब्ला ब्ला ब्ला.
or they're saying that as they cool down, the copper and water lose thermal energy at the same rate. यानी कि वो जिस रेट पे लूज कर रहे हैं थर्मल एनर्जी वो भी सेम है, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो आपका टेम्परेचर है वो कॉपर का ज़्यादा जल्दी गिर रहा है, तो वाई? So we can see by just looking at the relation, or basically looking at the formula, we can see that C is inversely proportional to the change in temperature. So this means कि एक चीज़ का जितना ज़्यादा होगा specific heat capacity, वो उतना ही उसका जो change in temperature है वो वक्त के साथ यानी कम आएगा। सो सी जितना बड़ा होता है चेंज इन टेम्परेचर उतना ही कम आता है। तो अगर कॉपर का टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है, यानी डेल्टा थीटा उसका ज़्यादा, यानी चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ हो रहा है, तो यानी कि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। सो द आंसर वुड बी दैट इट हैज़ लेटेंट हीट का इसमें कोई ताल्लुक ही नहीं है, बिकॉज दैट इज़ कंसर्न व्हेन देयर इज़ अ स्टेट चेंज, और उसमें कभी भी टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि टेम्परेचर चेंज इन्वॉल्व नहीं होता। So this basically means that copper has a smaller specific heat capacity. So the answer would be C. So this is as of yet. I'll come back with a part 2 जिसमें हम question number 21 से 40 इसको attempt करेंगे. If you find these videos helpful, maybe give it a thumbs up, subscribe to the channel and hit the bell icon. इसके साथ साथ if there are specific subjects and specific past papers that you want me to solve, then you can just comment down below and I'll try my best कि as soon as possible मैं इनको upload कर लूँ. Till then, खुदा हाफिज़ and take care.